In the previous lecture on pure rotational spectra, we have seen the salient features of this rotational spectra. Now today, by a proper theory, we are going to explain all those facts, all those properties or all those features of the rotational spectra which you have studied in the previous lecture. इनफैक्ट आपने सीखा था कि जब हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा के एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, एक्चुअली इसके लिए हमारे डायटोमिक मॉलिक्यूल का दो मॉडल है। फर्स्ट मॉडल में हम लोग ट्रीट करते हैं कि हमारा जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है दैट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू ए रिजिड रोटेटर। जब आप कहते हैं कि एक डायटोमिक मॉलिक्यूल एक रिजिड रोटेटर का इक्विवेलेंट है, इसका मीनिंग क्या होता है? आप जानते हैं कि डायटोमिक मॉलिक्यूल दो एटम से बना हुआ होता है और अगर हम उस दोनों एटम के मोशन को सोचें तो यह एक टू बॉडी प्रॉब्लम होगा। लेकिन हमने आपको बताया था कि फिजिक्स में एक आइडिया है कि हम टू बॉडी प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक वन बॉडी प्रॉब्लम में। और उसके लिए हमें करना क्या होता है कि जो दो मासेज है, पॉइंट मासेज, हम उसका रिड्यूस्ड मास ले लेते हैं जिसको आपने म्यू सिंबल से डिनोट किया था, और फिर यह सपोज करते हैं कि वह जो सिंगल पॉइंट मास है वही एक्सिस ऑफ रोटेशन जो हमारे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास से गुजरता है उसके अबाउट रोटेट करता है और एक फिक्स डिस्टेंस पर। और वह डिस्टेंस क्या होता है? तो दोनों पॉइंट पार्टिकल या दोनों पॉइंट मास जो m1 m2 है हमारे सिस्टम का, उसके बीच का जो डिस्टेंस है r, अगर उतने ही दूरी पर माना जाए कि यह सिंगल पॉइंट मास जिसका मास म्यू होगा जो बराबर होता है m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और जिसे आप रिड्यूस्ड मास कहते हैं, अगर आपने मान लिया कि यह सिंगल पॉइंट मास म्यू एक्सिस ऑफ रोटेशन से फिक्स डिस्टेंस r पर रोटेट करता है अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तब आप इस सिस्टम को कहते हैं रिजिड रोटेटर। और इस तरह से एक डायटोमिक मॉलिक्यूल को माना जा सकता है कि वह एक ही पॉइंट मास से बना हुआ है जिसका मास म्यू के बराबर है और वह अपने सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट एक फिक्स डिस्टेंस r पर रोटेट कर रहा है। तो ऐसे सिस्टम को ही आप रिजिड रोटेटर कहते हैं। एक्चुअली डायटोमिक मॉलिक्यूल के इसी रिजिड रोटेटर मॉडल के आधार पर अब हम लोग एक प्रॉपर थियरी डेवलप करेंगे और उसके आधार पर जो भी आपने फीचर्स पढ़ा प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा का, उस सारे फीचर्स को एक्सप्लेन करेंगे। एक्चुअली हमको करना क्या होता है कि हम श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन सेटअप करेंगे फॉर दिस सिस्टम। और आप जानते हैं कि अगर दोनों पार्टिकल का मोशन डिस्कस किया जाता है तो हैमिल्टोनियन कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि हमें दोनों एटम के मास को कंसीडर करके श्रोडिंगर इक्वेशन लिखना पड़ता है। लेकिन जब आप उसको रिड्यूस कर देते हैं एक वन बॉडी प्रॉब्लम में, दैट इज एक सिंगल पार्टिकल को ही मोशन में मानते हैं, तो श्रोडिंगर इक्वेशन लिखना, उसको सेटअप करना और सॉल्व करना इजी हो जाता है। इसलिए यही टेक्निक है कि रिजिड रोटेटर मॉडल में हम अपने मॉलिक्यूल को एक सिंगल पॉइंट मास जिसका मास म्यू है वह कंसीडर करते हैं और उसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन सेटअप करेंगे। आप जानते हैं कि श्रोडिंगर का जो जनरल इक्वेशन का फॉर्म है वह है क्या? दैट इज सिंपली एच साई इक्वल टू ई साई। यहाँ H हमारे सिस्टम का हैमिल्टोनियन है और E एनर्जी आइगन वैल्यू है। एक्चुअली इसी इक्वेशन को अब सॉल्व करके जो एक्सपेक्टेड एनर्जी आइगन वैल्यूज होगा रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के लिए डायटोमिक मॉलिक्यूल का, हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे। और एक बार जब एनर्जी कैलकुलेशन हो जाएगा, मतलब डिफरेंट एनर्जी लेवल या रोटेशनल एनर्जी लेवल का आप एनर्जी जान जाएंगे, तो फिर रोटेशनल स्पेक्ट्रा को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। एक बात मैं और आपको बता दूं कि जब आप क्वांटम मैकेनिक्स में रिजिड रोटेटर प्रॉब्लम पढ़ते हैं
तो इस के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में बहुत ही आसान होता है। इसलिए हम लोग यहाँ हैमिल्टोनियन को एक्सप्रेस करेंगे इन स्फेरिकल polar coordinate, not in Cartesian coordinate, and then we will solve the Schrodinger equation to get the energy eigenvalue. Okay? Now let us see what will be the Hamiltonian of this system in a spherical polar coordinate system. तो अब देखिए, आपको मालूम है कि इन जनरल जब आप हैमिल्टोनियन को डिफाइन करते हैं तो कैसे डिफाइन करते हैं कि दिस h इज इक्वल टू माइनस एच बार स्क्वायर ओवर 2m डेल स्क्वायर प्लस v ऑफ r। आप यहाँ पर देखिए, चूँकि हमारा जो सिस्टम है हमने उसको ट्रीट किया कि उसका मास एक सिंगल पॉइंट मास जो म्यू के बराबर है उसके बराबर है। इसलिए हैमिल्टोनियन के एक्सप्रेशन में जहाँ आप m लिखते हैं पार्टिकल का मास, वहाँ देखिए हमने क्या लिखा है, म्यू। दिस इज रेड्यूस्ड मास। सो फॉर दिस प्रॉब्लम हैमिल्टोनियन विल बी इक्वल टू माइनस एच बार स्क्वायर ओवर 2m डेल स्क्वायर प्लस v ऑफ r, एंड v ऑफ r इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ जो ऑपरेटर है डेल स्क्वायर, यू नो दिस इज लाप्लासियन, and you have to put the expression for this Laplacian in a spherical polar coordinate system. So what will be the expression, you know well, आपने पढ़ा इस चीज़ को। So Hamiltonian will be minus h bar square over 2 mu of del square operator, that is Laplacian का expression put करेंगे spherical polar coordinate system में। और आप जानते हैं कि वह क्या होता है कि दिस इज 1 ओवर आर स्क्वायर डेल डेल आर स्क्वायर डेल डेल आर प्लस 1 ओवर आर स्क्वायर साइन थीटा डेल डेल थीटा साइन थीटा डेल डेल थीटा, एंड प्लस 1 ओवर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल टू डेल फाई स्क्वायर। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर लाप्लासियन डेल स्क्वायर एंड प्लस भी ऑफ आर। अब देखिए, जब हम प्रेजेंट प्रॉब्लम को सोचें तो आपने क्या पढ़ा कि रिजिड रोटेटर में जो डिस्टेंस r होता है, जिसको अभी एक कोऑर्डिनेट के रूप में आपने यूज किया, ये r तो कांस्टेंट होता है, दिस रिमेन्स कांस्टेंट। और अगर यह कांस्टेंट है तो यह अब एक कोऑर्डिनेट के रूप में यूज नहीं होगा। इसीलिए जिस किसी भी टर्म में यह डेल डेल r है, दैट विल वैनिश, दैट विल बी जीरो। इसलिए ये जो फर्स्ट रेडियल पार्ट है हैमिल्टन लाप्लासियन का, यह जीरो हो जाएगा, क्योंकि r इस केस में वेरिएबल है ही नहीं, वह कोऑर्डिनेट की तरह ट्रीटेड ही नहीं हो रहा है। दूसरी बात कि जब आप कहते हैं कि हमारा जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है उसका दोनों एटम एक एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से गुजरता है उसके अबाउट रोटेट कर रहा है, तो यह जो रोटेशन है या किसी एक्सटर्नल फोर्स के या किसी इंटरनल फोर्स के प्रभाव से नहीं हो रहा है। इसलिए और साथ ही साथ दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस r जो है वह कांस्टेंट है। जब r कांस्टेंट है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन v ऑफ r कांस्टेंट रहेगा। अब v ऑफ r अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू क्या होगा, दैट विल बी जीरो। आप अगर जीरो नहीं लेते हैं v ऑफ r को, कोई दूसरा कांस्टेंट मान के भी कैलकुलेशन करेंगे, दैट इज आल्सो करेक्ट, बट कैलकुलेशन विल बी समव्हाट कॉम्प्लिकेटेड। सो सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं कि चूंकि v ऑफ r कांस्टेंट ही है तो हम इसका सिंपलेस्ट वैल्यू जीरो ले लेते हैं। तो अब दो काम करेंगे। अगर हम रिजिड रोटेटर की बात करें तो r के कांस्टेंट होने के कारण यह दोनों बात हो रही है कि लाप्लासियन डेल स्क्वायर का यह जो रेडियल पार्ट है ऑपरेटर का, दैट विल बी जीरो, एंड दिस v ऑफ r विल बी आल्सो जीरो बिकॉज r इज कांस्टेंट, सो v ऑफ r विल बी कांस्टेंट टू, and if it is constant we can take its value 0 because 0 is also a constant and that will be the simplest value of constant। तो दो काम करिए, आप इस 1 ओवर आर स्क्वायर डेल डेल आर स्क्वायर डेल डेल आर को छोड़ दीजिए और v ऑफ r को भी ओमिट करिए, उसको भी जीरो मान लीजिए।
So for the present case, what will be the Hamiltonian of our system? Hamiltonian H will be माइनस एच बार स्क्वायर ओवर 2 म्यू. अब देखो इसको छोड़ दिया, बाकी जो पोलर पार्ट है थीटा और फाई वाला वो हैमिल्टोनियन के एक्सप्रेशन में रहेगा. सो दिस इज सिंपली 1 ओवर आर स्क्वायर साइन थीटा डेल डेल थीटा साइन थीटा डेल डेल थीटा एंड प्लस 1 ओवर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल 2 बाय डेल फाई स्क्वायर. ओके, ओनली दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर हैमिल्टोनियन. अब देखिए इस हैमिल्टोनियन के एक्सप्रेशन को हम थोड़ा अरेंज रूप में लिखते हैं, क्योंकि हमारा एम है कि हम इस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर के स्क्वायर के रूप में एक्सप्रेस करें, व्यक्त करें, जिससे हमारा एनर्जी आइगन वैल्यू कैलकुलेट करना आसान होगा. आप इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं? देखिए इसको लिखा जा सकता है कि 1 ओवर म्यू आर 1 ओवर 2 म्यू आर स्क्वायर. 2 म्यू यहाँ पर है, आर स्क्वायर दोनों टर्म में प्रेजेंट है तो इसको कॉमन ले लिया. एंड न्यूमरेटर में माइनस एच बार स्क्वायर बच रहा है तो माइनस एच बार स्क्वायर लिखा, और बाकी जो टर्म है उसको सिंपली रिपीट कर दिया. देखिए ध्यान से यहाँ पर, दिस इज 1 ओवर साइन थीटा डेल डेल थीटा साइन थीटा डेल डेल थीटा प्लस 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा डेल 2 बाय डेल फाई स्क्वायर. आपने क्वांटम मैकेनिक्स में एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर पढ़ा है. अगर आप इस स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर जो ऑपरेटर है उस पर ध्यान दीजिए कि व्हाट इज दिस. दिस इज नथिंग, दिस इज सिंपली द स्क्वायर ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर एल. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर एल का स्क्वायर है यह, जो स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर लिखा हुआ एक्सप्रेशन है. सो यू कैन राइट the Hamiltonian of this system H is equal to simply L square over 2 mu r square. यहाँ L square क्या है? एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि L स्क्वायर आप सीखे हैं क्वांटम मैकेनिक्स में. दिस L स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एच बार स्क्वायर 1 ओवर साइन थीटा डेल डेल थीटा साइन थीटा डेल डेल थीटा एंड प्लस 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा डेल 2 बाय डेल फाई स्क्वायर. ठीक है, अब देखो आपने सीखा था कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से के अबाउट आर डिस्टेंस पर म्यू मास का पार्टिकल रोटेट कर रहा है तो ऐसी स्थिति में हमारे सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई, दैट विल बी सिंपली म्यू आर स्क्वायर. तो आप इस म्यू को अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. म्यू आर स्क्वायर के जगह पर आई लिख देंगे. सो हैमिल्टोनियन एच विल बी एल स्क्वायर ओवर 2i. ओके, तो रिजिड रोटेटर अगर हम ट्रीट करते हैं अपने मॉलिक्यूल को तो इस सिस्टम का हैमिल्टोनियन क्या होगा आपने उसको फाइंड आउट कर लिया. हैमिल्टोनियन विल बी सिंपली एल स्क्वायर ओवर 2i. अब जो श्रोडिंगर इक्वेशन आपने लिखा था एच साई इक्वल टू ई साई, उसमें हैमिल्टोनियन का यह एक्सप्रेशन यूज कर दीजिए. तो एच साई, एंड यू नो साई इज जस्ट नाउ ए फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई ओनली, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर. सो वी विल राइट एल स्क्वायर ओवर 2i साई ऑफ थीटा फाई इक्वल टू ई साई ऑफ थीटा फाई. अब बार बार ये थीटा फाई आर्गूमेंट लिखना जरूरी नहीं है, अंडरस्टूड है वह. ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं आप, एल स्क्वायर साई इक्वल टू 2i साई. अब आप ध्यान से देखिए, एल स्क्वायर एक ऑपरेटर है जो फंक्शन साई पर ऑपरेटेड है. रिजल्ट मिला 2i एंड अगेन वही फंक्शन. सो व्हाट यू कैन से अबाउट दिस इक्वेशन 2? दिस इज सिंपली द आइगन वैल्यू इक्वेशन ऑफ द ऑपरेटर एल स्क्वायर. या एल स्क्वायर ऑपरेटर का क्या है? आइगन वैल्यू इक्वेशन है. और ये जो 2i है RHS में, these are simply the आइगन वैल्यूज ऑफ द ऑपरेटर एल स्क्वायर. आइगन वैल्यूज ऑफ ऑपरेटर एल स्क्वायर. सो आप आइगन वैल्यू इक्वेशन के बेसिस पर कह सकते हैं कि हमारे ऑपरेटर एल स्क्वायर का जो आइगन वैल्यूज है अगर उसे हम लेम्डा कह दें तो दैट लेम्डा इज सिंपली इक्वल टू 2i.
लेकिन आपने क्वांटम मैकेनिक्स में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर एल के स्क्वायर का आइगन वैल्यू पढ़ा है। आप जानते हैं कि एल स्क्वायर ऑपरेटर का जो आइगन वैल्यू होता है लैम्डा, दैट इज इक्वल टू एल इंटू एल प्लस वन। आप जब पढ़े होंगे तो उसको ऐसे लिखते हैं एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच बार स्क्वायर। और इसमें आप इस एल को कहते हैं कि दिस एल इज ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, हम लोग ट्रेडिशनली एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिजिक्स में ट्रेडिशन है, कन्वेंशन है कि हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर एल के जगह पर जे लिखते हैं। इसलिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, यह जो जे है यह सिंपली एल ही है। जो आप क्वांटम मैकेनिक्स में एल लिखते हैं वही यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स के इस एप्लीकेशन पार्ट में हम लोग उसी को जे सिंबल से डिनोट किए हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, फिर आप जानते हैं कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होता है। यह होता क्या है, जी इसका वैल्यू होता है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। दीज आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब देखो, तो हम लोगों ने अभी श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करके फाइंड आउट किया कि एल स्क्वायर ऑपरेटर का आइगन वैल्यूज लैम्डा 2IE है। ठीक है, लेकिन हम क्वांटम मैकेनिक्स से जानते हैं कि इसका आइगन वैल्यूज जे इंटू जे प्लस वन इंटू एच बार स्क्वायर होता है। सो यू कैन इक्वेट दिस टू इक्वेशंस। तीसरे और चौथे इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं ना। तो 3 और 4 इक्वेशन से आप क्या लिख सकते हैं कि 2IE is equal to j into j plus 1 into h bar square. Okay, and so what will be this E? अब आप देखिए कि यहाँ जो एनर्जी है E, उसका वैल्यू क्वांटम नंबर J पर डिपेंड कर रहा है। इसीलिए हमने E के ब्रैकेट में J लिख दिया आर्गूमेंट में। दिस इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी फॉर J इक्वल टू J। जब हमारा ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जे के बराबर होगा उस समय हमारे इस सिस्टम का जो एनर्जी है वह कितना के बराबर है, तो जे इंटू जे प्लस वन इंटू एच बार स्क्वायर ओवर 2i। एक्चुअली दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी आइगन वैल्यूज ऑफ ए रिजिड रोटेटर। और यहाँ आप कह सकते हैं कि ये एनर्जी आइगन वैल्यूज है हमारे डायटोमिक मॉलिक्यूल का जब हम उसे ट्रीट करते हैं लाइक ए रिजिड रोटेटर। अब देखिए, यह एनर्जी एक्चुअली हमारे डायटोमिक मॉलिक्यूल के डिफरेंट रोटेशनल एनर्जी लेवल के एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। जे का एक पर्टिकुलर वैल्यू एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल को बताता है। आप जानते हैं जे का एक खास मान किसको बताता है, एक खास एनर्जी लेवल को। और जे का जब कोई पार्टिकुलर मान लिखेंगे तो उस एनर्जी लेवल के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी का वैल्यू क्या होगा वो हमको मालूम हो जाएगा। जे चूँकि एक रोटेशनल क्वांटम नंबर है या ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, इसीलिए आप इसको उस एनर्जी लेवल को रोटेशनल एनर्जी लेवल कहेंगे। जे का वैल्यू डिस्क्रीट होता है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि ये जो एनर्जी आइगन वैल्यू है दैट विल बी इन फैक्ट डिस्क्रीट। सो द रोटेशनल एनर्जी लेवल्स आर डिस्क्रीट। डिस्क्रीट रोटेशनल एनर्जी लेवल है और उसका एनर्जी क्या होगा जे का डिफरेंट वैल्यू रख करके आप इजीली बता सकते हैं। जिसको आप इस जगह देखिए कि हमने जे के कुछ खास वैल्यूज़ के लिए एनर्जी का वैल्यू लिखा है। अगर जे का वैल्यू आप 0 लेते हैं तो आप एक्सप्रेशन को देखिए कि एनर्जी का एक्सप्रेशन है जे इंटू जे प्लस वन इंटू एच बार स्क्वायर ओवर 2i। तो जे 0 है तो एनर्जी 0 हो जाएगा। इसका मतलब एनर्जी लेवल जिसके लिए जे का मान 0 है, जे इज इक्वल टू 0, उसका एनर्जी भी 0 है। हम राइट साइड में एनर्जी लिख रहे हैं। ठीक है, दिस इज द लोएस्ट रोटेशनल एनर्जी लेवल जिसका एनर्जी है 0। फिर अगर हम जे का वैल्यू 1 रख दें, जे का वैल्यू अगर आप 1 रख देते हैं तो व्हाट विल बी द एनर्जी, दिस विल बी 1 इंटू 1 प्लस 1 एच बार स्क्वायर ओवर 2i एंड दिस इज सिंपली 2 इंटू एच बार स्क्वायर ओवर 2i। यहाँ 2 को कैंसिल नहीं करना क्योंकि एच बार स्क्वायर ओवर 2i फैक्टर सब में मौजूद रहेगा।
सो अगर J इज इक्वल टू 1, एनर्जी विल बी इक्वल टू 2 इंटू एच बार स्क्वायर ओवर 2I। दीज आर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। फिर इसी तरह से आप J का वैल्यू 2 रख दीजिए, एनर्जी का मान आएगा 6 इंटू एच बार स्क्वायर ओवर 2Y। J इज इक्वल टू 3, एनर्जी विल बी 12 इंटू एच बार स्क्वायर ओवर 2Y। तो इस तरह से आप देखते हैं कि हमारा जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स है दीज आर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। ठीक है। अब इनफैक्ट इसी एनर्जी लेवल के बीच मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन होगा जिससे कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा अराइज होता है। अब उस रोटेशनल स्पेक्ट्रा कैसे अराइज होगा, क्या है उसके लिए सिलेक्शन रूल, और किस वेव नंबर या वेवलेंथ का हमें स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगा या स्पेक्ट्रल बैंड मिलेगा, अब इन सारी बातों को आप डिस्कस कर सकते हैं। तो हमारे क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक काम क्या था कि एनर्जी आइगन वैल्यू का कैलकुलेशन या डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के लिए या डिफरेंट रोटेशनल एनर्जी लेवल के लिए। ओके। अब देखिए, फिर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में एक ट्रेडिशन है कि हम लोग एनर्जी को वेव नंबर के यूनिट के टर्म में व्यक्त करते हैं, इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर उसको व्यक्त करते हैं। और वेव नंबर में अगर एनर्जी व्यक्त करना हो तो सिंपल तरीका क्या है, आप पहले भी पढ़े हैं कि एनर्जी के वैल्यू को hc से भाग दे दो। एनर्जी के वैल्यू को hc से, E को जब hc से भाग दोगे तो इस क्वांटिटी का डायमेंशन आ जाएगा मीटर इन्वर्स या सेंटीमीटर इन्वर्स, जो कि वेव नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो एनर्जी E के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेव नंबर होगा, अगर उसे जानना हो तो आप क्या करेंगे, E को hc से डिवाइड कर देंगे, वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड c इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। ठीक है। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रम डिस्कस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। ठीक है। आप एटॉमिक फिजिक्स में यही काम करते थे, तो यहाँ पर ट्रेडिशन था माइनस लगा करके लिखते थे, लेकिन मॉलिक्यूलर फिजिक्स में हम माइनस लगा के नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली अगर मान लें कि जब क्वांटम नंबर हमारा जे के बराबर है तब वेव नंबर है एफ ऑफ जे। दिस एफ ऑफ जे रिप्रेजेंट द वेव नंबर फॉर द क्वांटम नंबर जे, या कहो कि एनर्जी स्टेट जे। दैट विल बी डिफाइंड बाय ई डिवाइडेड बाय एच सी। नहीं, अब देखो 1 ओवर एच सी, एच के जगह पर आप लिख सकते हैं 2 पाई एच बार। नहीं, एच बार इज रेड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, सो दिस इज 1 ओवर 2 पाई एच बार सी इंटू ई, एंड ई का जनरल एक्सप्रेशन अभी आप तुरंत पढ़े हैं कि दिस इज जे टाइम्स जे प्लस 1 एच बार स्क्वायर ओवर 2I। सो एक एच बार स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा एंड योर एक्सप्रेशन विल बी व्हाट, एफ ऑफ जे विल बी एच बार ओवर 4 पाई आई सी टाइम्स जे प्लस 1। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए ये जो फैक्टर है एच बार ओवर 4 पाई आई सी, दिस विल बी ए कांस्टेंट, ऑल्दो दिस विल वेरी मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, क्योंकि डिफरेंट मॉलिक्यूल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होगा, लेकिन एक गिवन मॉलिक्यूल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा। सो फॉर ए पर्टिकुलर मॉलिक्यूल दिस एच बार ओवर 4 पाई आई सी इज ए कांस्टेंट, and this constant is denoted by the symbol B and it is called rotational constant। तो आप h बार ओवर 4 पाई आई सी के जगह पर क्या लिख देंगे, b लिख दिया। सो द एक्सप्रेशन फॉर द वेव नंबर व्हेन क्वांटम नंबर j is this will be what, this is f of j equal to j into j plus 1 times b। बात समझ में आ रही है? तो देखो, तो jth लेवल के लिए वेव नंबर क्या है वह आपको मालूम हो गया। यहाँ पर भी आप डिफरेंट रोटेशनल एनर्जी लेवल के लिए वेव नंबर क्या होगा, वेव नंबर जब बोलते हो तो एनर्जी ही है, लेकिन वेव नंबर के यूनिट में आप एनर्जी को व्यक्त कर रहे हैं। आप जे का डिफरेंट वैल्यू लेकर के एफ ऑफ जे निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए, जब जे को आप जीरो लेंगे तो एफ ऑफ जीरो, देखो RHS को जे जैसे ही जीरो करोगे दिस विल बी जीरो। सो जो लोवेस्ट एनर्जी लेवल है उसके लिए वेव नंबर हो गया
जीरो, या एनर्जी हुआ जीरो, ऐसा कर सकते हो। फिर 1 ले लो, f ऑफ 1 दिस विल बी, आप देखिए 1 इंटू 1 प्लस 1 दैट विल बी 2, सो दिस इज 2b। फिर j का वैल्यू 2 ले लिया, दैट विल बी 2 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 2 इंटू 3 इंटू b, दैट विल बी सिंपली 6b। और इसी तरह से 3 ले लेंगे, रिजल्ट विल बी 12b। इस तरह से आप देखते हैं कि जो यहाँ पर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स है। और एक ख़ास बात ये है कि यहाँ पर अगर हम फाइंड आउट करें कि व्हाट विल बी f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 0, मतलब इस दोनों एनर्जी लेवल के बीच का एनर्जी का स्पेसिंग या डिफरेंस क्या है, आप देखिए कि दिस विल बी सिंपली इक्वल टू 2b। लेकिन वहीं अगर तुम निकालते हो कि f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1 कितना होगा, ध्यान से देखो, तो दैट विल बी 6b माइनस 2b, दिस इज 6b माइनस 2b एंड दैट इज इक्वल टू 4b। क्या देख रहे हैं आप। फिर अगर हम सेकेंड और थर्ड लेवल का डिफरेंस ले लें तो 12b में से 6b को सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिजल्ट आएगा 6b। इसका मतलब ये हुआ कि दीज रोटेशनल एनर्जी लेवल्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड, इसके बीच का जो स्पेसिंग है, सेपरेशन है, दैट इज नॉट सेम, वह सेम नहीं है, बल्कि क्वांटम नंबर जे जैसे जैसे इंक्रीज करता है, बढ़ता है, वैसे वैसे सक्सेसिव एनर्जी लेवल के बीच का जो एनर्जी स्पेसिंग है दैट इंक्रीजेस। बात सुन आ रही है, एनर्जी लेवल के बीच का स्पेसिंग इंक्रीज करता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है यह, आप याद कीजिए जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आप पढ़े थे तो उस एटॉमिक के केस में आपने पढ़ा था कि जो सक्सेसिव एनर्जी लेवल के बीच का एनर्जी डिफरेंस है वह हायर लेवल में जाके क्लोजर होता जाता है, एनर्जी डिफरेंस घटता है। लेकिन इस मॉलिकुलर सिस्टम में देखो कि एनर्जी का जो डिफरेंस है दो सक्सेसिव लेवल के बीच का वह घटता नहीं है बल्कि वह बढ़ता चला जा रहा है। सो दिस इज ए स्पेशल फीचर ऑफ द मॉलिकुलर एनर्जी लेवल्स। अब इन्हीं बातों को हमने यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाया है, आप देख सकते हैं। अगर हम इस रोटेशनल एनर्जी लेवल को इस हॉरिजेंटल लाइन से रिप्रेजेंट करें, ईच दीज हॉरिजेंटल लाइन रिप्रेजेंट ए रोटेशनल एनर्जी लेवल। हमने यहाँ क्वांटम नंबर जे लिखा है जो कि रोटेशनल एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है, और उस जे के लिए वेव नंबर एफ ऑफ जे क्या होगा या एनर्जी का वैल्यू क्या होगा इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, हम उसको राइट साइड में लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए, जब जे का वैल्यू आप 0 लेते हैं तो आपने तुरंत देखा है कि एफ ऑफ जे 0 होता है, ठीक है। जब तुम 1 लेते हो तो एफ ऑफ जे आपने देखा कि वह 2b होता है। 2 लेते हो जे का वैल्यू, एफ ऑफ जे 6b होता है। 3 लेते हैं तो एफ ऑफ जे 12b होता है, और जे अगर 4 लिया जाए तो एफ ऑफ जे 20b होता है। अब ध्यान से देखिए, अब यही मॉलिकुलर एनर्जी लेवल्स है जिसके बीच मॉलिकुलर ट्रांजिशन होगा, ठीक है। अब इस मॉलिकुलर ट्रांजिशन को दिखाने के लिए हम लोग दो एनर्जी लेवल्स या दो रोटेशनल एनर्जी लेवल आप कंसिडर कर लीजिए, कोई भी दो, जिसमें एक अपर लेवल होगा तो दूसरा लोअर लेवल होगा। जैसे मान लीजिए कि हम एक अपर एनर्जी लेवल कंसिडर करते हैं जिसके लिए हमारा क्वांटम नंबर जे प्राइम है। इट मीन्स जे प्राइम रिप्रेजेंट्स एन अपर एनर्जी लेवल, और कोई दूसरा एनर्जी लेवल है जिसका क्वांटम नंबर जे मान लिया कि वह है जे डबल प्राइम। तो जे प्राइम रिप्रेजेंट करता है एक अपर रोटेशनल एनर्जी लेवल को, और जे डबल प्राइम रिप्रेजेंट करता है एक लोअर रोटेशनल एनर्जी लेवल को। अब यहाँ पर दोनों ट्रांजिशन पॉसिबल है, दैट इज हायर लेवल टू लोअर लेवल मॉलिकुलर ट्रांजिशन एंड लोअर लेवल टू हायर लेवल, दोनों पॉसिबल है। अगर सपोज करते हैं कि मॉलिकुलर ट्रांजिशन जे प्राइम लेवल से जे डबल प्राइम में होता है, इसका क्या मतलब हुआ कि अपर लेवल से लोअर लेवल में होता है। ध्यान से देखो, जब अपर लेवल से मॉलिकुलर लोअर लेवल में होगा तो उस समय एनर्जी इमिटेड होगा,
क्योंकि अपर लेवल का एनर्जी ज़्यादा है और लोअर लेवल का कम है। सो इन दिस ट्रांजिशन देयर विल बी एन इमिशन ऑफ एनर्जी, और जब इमिशन ऑफ एनर्जी होगा तो उससे आपको इमिशन स्पेक्ट्रा मिलेगा। ओके, और फिर ये भी पॉसिबल है कि लोअर एनर्जी लेवल जे डबल प्राइम से मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन अपर एनर्जी लेवल जे प्राइम में हो, लेकिन लोअर लेवल से मॉलिक्यूल अपर लेवल में अपने कॉस्ट पर नहीं जा सकता है, उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए, बाहर से एनर्जी देना होगा। सो देयर विल बी एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एंड दैट विल रिजल्ट इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। नहीं, तो जब जे डबल प्राइम लेवल दैट इज लोअर एनर्जी लेवल से मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन अपर एनर्जी लेवल में होगा तो उतना ही अमाउंट एनर्जी का एब्जॉर्ब करेगा हमारा सिस्टम एंड दैट विल गिव राइज टू एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, लेकिन अगर इसी दोनों लेवल जे प्राइम और जे डबल प्राइम के बीच या तो हायर टू लोअर या लोअर टू हायर ट्रांजिशन होता है तो उस कंडीशन में जो रेडिएशन इमिटेड होगा अथवा एब्जॉर्ब होगा, उस रेडिएशन के कॉरस्पॉन्डिंग वेव नंबर क्या होगा, अब आप इजीली बता सकते हैं। दोनों लेवल के लिए जो वेव नंबर है उसका डिफरेंस ले लेंगे, उतना ही वेव नंबर का रेडिएशन इमिटेड होगा, या कह सकते हो उतने ही एनर्जी का रेडिएशन इमिटेड होगा। अगर हम मान लें कि जे प्राइम टू जे डबल प्राइम या जे डबल प्राइम टू जे प्राइम ट्रांजिशन होता है और उस प्रोसेस में जो वेव नंबर इमिट होता है या कि एब्जॉर्ब होता है, उसका वेव नंबर अगर सपोज कर लें उस रेडिएशन का न्यू बार है तो व्हाट विल बी दैट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ जे प्राइम माइनस एफ ऑफ जे डबल प्राइम। ओके, इट इज क्लियर टू यू और नॉट? डेफिनेटली आप समझ रहे होंगे। तो देखो अब एफ ऑफ जे प्राइम क्या होगा, आपने एफ ऑफ जे का एक्सप्रेशन पढ़ा है कि दैट इज जे इंटू जे प्लस वन इंटू बी। यहाँ जे के जगह पर जे प्राइम है तो जे प्राइम लिख दो। सो दिस न्यू बार विल बी इक्वल टू जे प्राइम इंटू जे प्राइम प्लस वन इंटू बी एंड माइनस, अब है एफ ऑफ जे डबल प्राइम, तो जे को रिप्लेस कर देंगे जे डबल प्राइम से। सो दिस विल बी जे डबल प्राइम इंटू जे डबल प्राइम प्लस वन इंटू बी। ठीक है, दिस इज द वेव नंबर ऑफ द इमिटेड रेडिएशन और एब्जॉर्ब, दोनों का यह वेव नंबर है। लेकिन जिस दो लेवल के बीच मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन होना है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि किसी भी दो लेवल के बीच मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देयर इज ए प्रॉपर सिलेक्शन रूल। एक्चुअली जब हम लोग मैट्रिक्स एलिमेंट का स्टडी करते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स में ये चीज़ पढ़ा जाता है, तो वहाँ से एक पर्टिकुलर कंडीशन आता है, सिलेक्शन रूल आता है कि कौन ट्रांजिशन अलाउड होगा और कौन ट्रांजिशन अलाउड नहीं होगा। तो मैट्रिक्स एलिमेंट ऑफ मॉलिक्यूल का स्टडी बताता है कि ओनली दोज ट्रांजिशंस विल बी अलाउड फॉर विच द चेंज इन क्वांटम नंबर जे विल बी आइदर प्लस वन और माइनस वन। इसका मतलब दो लेवल जिसके क्वांटम नंबर का डिफरेंस वन के बराबर होगा, जैसे मान लो कि यह है जे और ये है जे प्लस वन, तो ऐसी स्थिति में अगर जे एथ लेवल से जे प्लस वन एथ लेवल पर होता है ट्रांजिशन तो डिफरेंस इसका वन होगा, और अगर जे प्लस वन से ही जे पर होता है तब भी डिफरेंस वन होगा। एक केस में प्लस वन लिखोगे, दूसरे में माइनस वन लिखोगे। तो इसका मतलब अगर चेंज इन जे आइदर प्लस वन हो और माइनस वन हो तो वह ट्रांजिशन अलाउड होगा, वह पॉसिबल है, वह होगा। लेकिन अगर डेल्टा जे का मान प्लस माइनस वन के अलावा और कुछ होता है तो दोज आर प्रोहिबिटेड, दोज ट्रांजिशंस कैन नॉट टेक प्लेस। इसलिए इस अगर सिलेक्शन रूल को देखें तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ट्रांजिशन केवल दो सक्सेसिव लेवल के बीच ही हो सकता है, केवल सक्सेसिव लेवल के बीच, है ना, क्योंकि एक का डिफरेंस होने के लिए दो सक्सेसिव लेवल ही लेना होगा। जैसे जीरो लेवल है या फर्स्ट लेवल है तो 0 to 1 एंड 1 to 0 ये पॉसिबल है, फिर 1 to 2 एंड 2 to 1 ये पॉसिबल है नहीं।
लेकिन कोई कहेगा कि जीरो लेवल से ट्रांजिशन डायरेक्टली हो गया सेकेंड लेवल में, तब तो डेल्टा जे का वैल्यू ±2 के बराबर होगा और वह अलाउड नहीं है। इसलिए अलाउड ट्रांजिशन इस सिलेक्शन रूल के हिसाब से केवल सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स के बीच ही हो सकता है। आप देखिए कि हमने इस फिगर में इस बात को दिखाया है कि ये आपका जो एनर्जी लेवल डायग्राम है, इसमें आप देखिए कि J = 0 लेवल से हमने एक मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन यहाँ दिखाया है J = 1 लेवल में, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल। ये एब्जॉर्प्शन का केस है, जो भी एरो हेड दिखाया हुआ लोअर टू अपर, इसके लिए सारा ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को दिखाया हुआ। प्रैक्टिकली हमने बताया था कि प्रैक्टिकली इस केस में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ही मिलता है प्रैक्टिकली, ठीक है। देखो फिर लेवल 1 से, दैट इज J = 1 से मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन हो रहा है 2 पर। ये अलाउड है क्योंकि J का वैल्यू इस केस में डेल्टा J का वैल्यू 1 होगा। फिर नेक्स्ट ट्रांजिशन दिखा हुआ J = 2 से J = 3 पर। फिर हमने दिखाया है J = 3 से J = 4 पर। तो दीज आर अलाउड ट्रांजिशन। लेकिन यहीं कोई कहे कि क्या मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन डायरेक्ट इस जीरो लेवल से इस लेवल पर होगा, दैट इज J = 2 पर? आंसर होगा नो। सो दिस विल बी रॉन्ग। आप ऐसा ट्रांजिशन नहीं दिखा सकते, ओके। सो दिस ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल, ओके। अब इस तरह से देखिए कि ये जो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन या बैंड मिला, व्हाट विल बी देयर वेव नंबर्स, इसका वेव नंबर क्या होगा ये आप निकाल सकते हैं। तो वेव नंबर क्या होगा, अभी आपने सीखा कि वेव नंबर जो J = 1 के लिए है वह है 2b, और जो J = 0 के लिए है वह है 0। तो 2b - 0 दैट विल बी 2b। तो ये जो फर्स्ट बैंड मिल रहा है उसका वेव नंबर होगा 2b, जो हम यहाँ सेपरेट इस फिगर में दिखा रहे हैं। फिर सेकेंड ट्रांजिशन की बात करें, जो 1 से 2 पर हो रहा है, इस स्पेक्ट्रल बैंड को देखो, तो इसका वेव नंबर क्या होगा? तो दिस विल बी 6b, यहाँ देखो -2b, 6b - 2b, दैट विल बी 4b, जो हमने यहाँ दूसरे स्पेक्ट्रल लाइन पर दिखाया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वेव नंबर को हम इस डायरेक्शन में नोट करते हैं इन सेंटीमीटर इनवर्स, तो इस जो डिफरेंट ट्रांजिशन इस डायग्राम में दिखाया हुआ है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेव नंबर्स हमको डिफरेंट इस स्पेक्ट्रल बैंड का मिल रहा है, वह क्या सब मिल रहा है? 2b, 4b, 6b, 8b एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से आप देखिए एक खास बात कि अगर हम यहाँ पर दो जो हमारा स्पेक्ट्रल बैंड है या लाइन है, इसके बीच का सेपरेशन देखें, तो 2b वेव नंबर और 4b वेव नंबर का वैल्यू, ये वेव नंबर का वैल्यू है, इस दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 4b - 2b, दैट विल बी इक्वल टू 2b, ओके। फिर 4b और 6b के बीच क्या सेपरेशन है, वेव नंबर सेपरेशन? तो दिस विल बी 6b - 4b एंड दैट विल बी इक्वल टू अगेन 2b, ठीक है। फिर 6b वेव नंबर और 8b वेव नंबर, इस दोनों वेव नंबर के या इस दोनों बैंड के बीच का वेव नंबर सेपरेशन क्या होगा? तो दैट विल बी 8b - 6b एंड दैट विल बी अगेन इक्वल टू 2b। क्या देख रहे हैं आप कि जो वेव नंबर सेपरेशन है दो सक्सेसिव स्पेक्ट्रल बैंड या लाइन के बीच में, वह कांस्टेंट है, वह 2b के बराबर आ रहा है। और यही आपने स्पेशल फीचर में पढ़ा था कि जो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा होता है दैट कंसिस्ट्स ऑफ ए सीरीज ऑफ मैक्सिमा, एंड ऑल दोज मैक्सिमाज आर ऑलमोस्ट इक्वली सेपरेटेड। उस बात का वेरिफिकेशन हो रहा है कि नहीं? तो आप देखिए, हमने कहा था कि जब आप प्रॉपर थियोरी पढ़ेंगे तो उससे सारे इन चीज़ों का थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, ठीक है। अब वेव नंबर सेपरेशन,
और वही चीज़ हमने यहाँ एक्सप्लेन किया है, जो आपको डायग्राम से बताया उसको आप कैलकुलेशन से आप यहाँ पर देख सकते हैं। चूँकि जे प्राइम जे डबल प्राइम से बड़ा है और हमने कहा था कि जे प्राइम और जे डबल प्राइम का जो डिफरेंस है दैट शुड बी इक्वल टू 1। डिफरेंस कहते हो तो माइनस मत बोलना। और डिफरेंस 1 तभी हो सकता है जबकि दो सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स लगें। यही कारण है कि हम अगर जे प्राइम को कहते हैं अपर लेवल और जे डबल प्राइम को लोअर लेवल, तो निश्चित रूप से जे प्राइम और जे डबल प्राइम का डिफरेंस 1 होना चाहिए, जिसके लिए जे प्राइम शुड बी इक्वल टू जे डबल प्राइम प्लस 1। बात समझ आई? जे डबल प्राइम प्लस 1। तो जो इमिटेड वेव नंबर है या एब्जॉर्ब वेव नंबर है, आपने उसके लिए एक्सप्रेशन निकाला था कि न्यू बार बराबर क्या हो जाता है, तो वह था जे प्राइम इंटू जे प्राइम प्लस 1 इंटू बी माइनस जे डबल प्राइम इंटू जे डबल प्राइम प्लस 1 इंटू बी। लेकिन अब आप इस जे प्राइम के जगह पर क्या लिखेंगे? अब उसको लिखेंगे जे डबल प्राइम प्लस 1। तो इस फर्स्ट टर्म में जहाँ भी जे प्राइम था उसको रिप्लेस कर देंगे जे डबल प्राइम प्लस 1 से। सो द एक्सप्रेशन विल बी जे डबल प्राइम प्लस 1 इंटू जे डबल प्राइम प्लस 2, यहाँ 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, इंटू बी एंड माइनस दिस मच। इसको सिंप्लीफाई करो, तुम्हारा रिजल्ट होगा न्यू बार इक्वल टू 2 इंटू जे डबल प्राइम प्लस 1 इंटू बी। अब चूंकि हमारे इस एक्सप्रेशन में तो एक ही क्वांटम नंबर आ रहा है जे डबल प्राइम, केवल लोअर वाला है, तो क्या जरूरी है ये डबल प्राइम लिखना? इसीलिए अब हम इस जे डबल प्राइम के जगह पर सिर्फ जे ही लिख लिए हैं। अब जरूरी नहीं है कि जो जे डबल प्राइम तो तब लिख रहे थे ना जब दो की बात करते थे, तो एक को जे प्राइम कहा था, दूसरे को जे डबल प्राइम कहा था। नाउ इन आवर एक्सप्रेशन देयर इज ओनली वन क्वांटम नंबर, सो वी सिंपली राइट इट जे, नॉट जे डबल प्राइम। ओके, so new bar this will be equal to 2 into j plus 1 into b। ओके, तो ये जो न्यू बार यहाँ डिफाइन किया हो, यह क्या है? ये एब्जॉर्ब जो हमारा रोटेशनल बैंड है या जो इमिटेड रोटेशनल बैंड है उसका वेव नंबर है। अब तुम इसमें जे का डिफरेंट वैल्यू रखो, जे का वैल्यू रखेंगे 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और उसके करस्पॉन्डिंग तब आप न्यू बार निकालिए इस फॉर्मूला से। क्या सब आएगा? 2b 4v 6b एंड सो ऑन। और यही तो हमने आपको यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाया है कि ये जो वेव जो हमारा स्पेक्ट्रल बैंड्स मिलता है या मैक्सिमा मिलता है स्पेक्ट्रम में, उसका वेव नंबर है 2b 4v 6b एंड 8b। और इसका जो वेव नंबर सेपरेशन है वह हमने कैलकुलेट करके आपको दिखाया कि वह कांस्टेंट है और वह कितना के बराबर है, वह है 2b के बराबर। वही चीज़ हमने यहाँ मेंशन किया है कि thus the absorption spectrum of a rigid rotator is expected to consist of a series of equidistant lines or bands with constant separation 2b when transition starts from the various energy levels j equal to 0 1 2 and 3। ओके, अब देखो, अब यहाँ हमने देखा कि जो मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट है हमारे सिस्टम का, वह डिफरेंट एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है। एक्चुअली इन केस ऑफ दिस सिस्टम द मॉलिक्यूल्स आर वेल पॉपुलेटेड इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू हायर लेवल एट ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर। सामान्य जो रूम टेम्परेचर है उस पर मॉलिक्यूल इस सारे लेवल में प्रेजेंट होता है, और यही कारण है कि आप जीरो लेवल से भी कहते हैं फर्स्ट लेवल पर ट्रांजिशन होता है, फर्स्ट लेवल से सेकेंड लेवल पर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट लेवल में भी मॉलिक्यूल है, सेकेंड लेवल में भी मॉलिक्यूल है, सब में मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। इस बात को आप समझ सकते हैं। जैसे अगर हम सपोज कर लें कि कोई टेम्परेचर है टी, जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर टी है, उस टेम्परेचर पर जो जेथ एनर्जी लेवल है, सॉरी, जो जे इक्वल टू 0 एनर्जी लेवल है, दैट इज लोएस्ट एनर्जी का स्टेट, उस स्टेट में सपोज करते हैं कि जो मॉलिक्यूल का संख्या है वह है n0।
N0 is the number of molecules present in J equal to 0 level at temperature T। और कोई फिर आर्बिट्रेरी मान लो J इक्वल टू J वाला कोई लेवल है, दिस J मे बी इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो Jth लेवल में उसी टेम्परेचर T पर सपोज करते हैं कि जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसका नंबर है Nj। देन हाउ दिस Nj एंड N0 आर रिलेटेड, एक्चुअली ये मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है और यह देखा जाता है कि Nj डिवाइडेड बाय N0, ये जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू 2j प्लस 1 इंटू एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस EJ माइनस E0 डिवाइडेड बाय KT। यहाँ K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और EJ Jth लेवल के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी आइगन वैल्यू है और E0 ग्राउंड लेवल के कॉरस्पॉन्डिंग। अब आप EJ का वैल्यू जानते हैं, B के टर्म में आपने उसको फाइंड आउट किया था कि वह वैल्यू होता कितना है, तो दैट वैल्यू इज एक्चुअली इक्वल टू B इंटू J प्लस 1 इंटू HC। और जो E0 है वह तो 0 होता है, E0 का वैल्यू 0 के बराबर ही होता है। सो जब आप EJ और E0 का वैल्यू रख देंगे क्वांटम नंबर J के टर्म में, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 2J प्लस 1 इंटू E टू द पावर माइनस BJ इंटू J प्लस 1 SC डिवाइडेड बाय KT। अब इससे तुम एक बात देख सकते हो कि अगर यह क्वांटम नंबर J इनफाइनाइट को टेंड करेगा, इनफाइनाइट को, तभी यह Nj डिवाइडेड बाय N0 0 होगा। नहीं, इनफाइनाइट यदि मान लेंगे J का वैल्यू तो E पर क्या पावर आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, और उस स्थिति में यह वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, लेकिन जब J का कोई फाइनाइट वैल्यू लेते हैं तो उस स्थिति में Nj और N0 का फाइनाइट मान ही आएगा। एक्चुअली हाउ दिस Nj बाय N0 वेरीज विथ J के बदलने से Nj बाय N0 कैसे, ये रिलेटिव वैल्यू जो Nj का है वह कैसे वैरी करता है, हमने उसको इस ग्राफ में दिखाया है, आप ध्यान से देखिए। Nj बाय N0 हैज बीन प्लॉटेड हियर इन अगेंस्ट ऑफ J and the curve obtained is like this which you are looking in this figure। इसी तरह का कर्व आएगा। आप जरा ध्यान से देखिए कि जब J का वैल्यू स्मॉलर है उस समय भी पॉपुलेशन उस Jth लेवल में कम है। ठीक है, और जैसे जैसे J का वैल्यू बढ़ता है, पहले Nj बाय N0 बढ़ता चला गया है ना, फिर वह ऑलमोस्ट J इक्वल टू 15 के आसपास, अगर ऑर्डिनरी टेम्परेचर 300 केल्विन पर एक्सपेरिमेंट करोगे तो Nj बाय N0 मैक्सिमम आता है, दिस पॉइंट कॉरस्पॉन्ड टू द मैक्सिमा, एंड अगेन J के बढ़ने से वह घटने लगता है। और अगर कर्व का नेचर देखो, अगर J इन्फाइनाइट को टेंड करेगा तब जाके यह 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर पर जो मॉलिक्यूल्स है वह सिर्फ ग्राउंड लेवल में ही नहीं है बल्कि हायर एनर्जी लेवल में भी है, और यही कारण है कि हमको जो ये रोटेशनल बैंड मिलता है वह हायर लेवल टू हायर लेवल ट्रांजिशन से भी मिलता है, 1 से 2 में, 2 से 3 में, 3 से 4 में। और अगर रिवर्स ट्रांजिशन होगा तो इमिशन स्पेक्ट्रम मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाता है कि यह स्पेक्ट्रम मिलता है हमको किस रूप में, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के रूप में। तो दिस इज द बेसिक थियरी which we have discussed in this lecture by setting the Schrodinger equation for the diatomic molecule, and we have seen after this theory we have explained the important facts which we have learnt in the previous lecture। okay, तो ये रिजिड रोटेटर मॉडल था जिसके लिए आपने डायटोमिक मॉलिक्यूल का, जिसके लिए आपने श्रोडिंगर इक्वेशन सेटअप किया इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, फिर एनर्जी आइगन वैल्यू निकाला, फिर उस एनर्जी आइगन वैल्यू को वेव नंबर के टर्म में व्यक्त किया, और उसके आधार पर आपने इस रोटेशनल स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेनेशन किया। हम उम्मीद करते हैं कि आपने सारी बातों को क्लियरली समझा होगा। ध्यान से वीडियो को देखिए, उसको नोट डाउन करिए, डेफिनेटली एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू।